हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एकेडमी। आज हम इस क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो इस चैप्टर में भाई हम लोगों ने हर एक एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की है। तो वन बाय वन क्वेश्चनों को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, जो सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड है। तो उन्होंने 5 ऑप्शन दे रखे हैं भाई। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। द सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन दी परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या है भाई, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो किसी भी क्वाइल के लिए, तो हमारे लिए जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ पे रहेगी, उसकी वैल्यू रहेगी दैट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये भी लिख सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे किसी सोलेनोइड के लिए इसको डिफाइन करते हैं भाई, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लोग ये भी लिखते हैं म्यू नॉट छोटे वाला एन ए इंटू में एल। ये जो बेसिकली जो स्मॉल एन आपका यहाँ पे है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई यहाँ पे, दैट इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। इसको यहाँ पे इसको डोनेट कर रहा है भाई। और यहाँ पे जो आपका ये म्यू नोट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे किसी मीडियम के लिए बात करेंगे, तो फॉर मीडियम, क्योंकि ये ऑप्शन उन्होंने दे रखा है भाई, तो अगर मीडियम के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हो जाएगी, उसकी वैल्यू रहेगी म्यू नोट की जगह हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे भाई, दैट इज म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो ये भाई हमारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसके ऑप्शनों को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इन्होंने क्या दे रखा है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है क्वाइल की, वो उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है भाई, कि वो ज्योमेट्रिकल जो पैरामीटर है, एरिया नंबर ऑफ टर्न के ऊपर डिपेंड करेगी, लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए ये जो हमारा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये हमारा ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में हमारा सारी की सारी चीजें यहाँ पे कवर हो रही है। सेकंड ऑप्शन उन्होंने क्या दे रखा है, द सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। यानी कि जो हम लोगों ने मीडियम के लिए फॉर्मूला डिफाइन कर रखा है भाई, तो यहाँ पे हमारा क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम का यहाँ पे क्या है, फैक्टर आया हुआ है। इसलिए अगर मीडियम में अगर वैल्यू चेंज होगी, तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू भी चेंज करेगी। इसलिए यानी कि परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम के चेंज होने से सेल्फ इंडक्टेंस हमारा चेंज होगा। इसलिए ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दे रखी है वो गलत दे रखी है भाई। ठीक है, डज नॉट डिपेंड, वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर। अगला ऑप्शन आपके यहाँ पे क्या दे रखा है, द सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ अपोज एनी चेंज इन द करंट इन ए सर्किट। तो ये भी भाई हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। यानी कि किसी भी कॉइल के अंदर जब हम लोग करंट को चेंज करेंगे, तो चेंज का हमारे यहाँ पे अपोजिशन होगा, जिसकी वजह से भाई हमारा क्या है, यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस का फैक्टर आएगा। यानी कि ये हमारी प्रॉपर्टी होती है किसी भी कॉइल के अंदर। और यही बात उन्होंने अगले में लिखी हुई है कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉगी ऑफ द मास इन मैकेनिक्स। तो जैसे भाई हमारा मास होता है, वो उसकी मोमेंट यानी कि चेंज इन वेलोसिटी का अपोज करता है, वैसे ही हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस है किसी भी कॉइल के अंदर करंट के चेंज का यहाँ पे अपोज करता है। इसलिए ये भी आपका यहाँ पे क्या है भाई, जो ऑप्शन है वो ठीक है। अगर हमें यहाँ पे करंट की वैल्यू को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, यानी कि अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है भाई करंट की वैल्यू को, तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क नीड टू बी डन अगेंस्ट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एस्टेब्लिश द करंट। ठीक है भाई, तो करंट की वैल्यू को चेंज करने के लिए हमें ईएमएफ के अगेंस्ट यहाँ पे काम करना पड़ेगा। जो किया गया काम उसके के अंदर भाई क्या है, एनर्जी की फॉर्मेट में सेव होगा। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए, सी, डी एंड ई ये हमारे राइट आंसर रहेंगे। तो इस हिसाब से जो हमारा इसका ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, A uniform magnetic field 0.4 Tesla act perpendicular to a circular copper disc 20 centimeter in radius. The disc is having a uniform angular velocity दे रखी है भाई, that is 10 pi radian per second about an axis through its center and perpendicular to the disc. What is the potential difference developed between the axis of the disc and the rim? तो आपको ये बताना है भाई यहाँ पे। तो बेसिकली इन्होंने क्या क्वेश्चन दे रखा है, आपके पास कोई भी एक कॉपर डिस्क है, सर्कुलर कॉपर डिस्क, जिनकी इन्होंने यहाँ पे रेडियस दे रखी है भाई, दैट इज आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसको इन्होंने क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ है। लेट्स से भाई जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने दे रखी है वो सर्कुलर कॉपर डिस्क
ये क्या है, परपेंडिकुलर है, दैट से हम लोग इस डायरेक्शन की फॉर्मेट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, दैट इज 0.4 टेस्ला। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, द डिस्क इज हैविंग ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी इन्होंने जो दे रखी है वो दे रखी है, दैट इज 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। और ये कहाँ से है भाई, अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, इसके सेंटर से पास आउट कर रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्क। तो ये फॉर्मेट में भाई हमारी ये इस तरीके से वो घूम रही है, इन्होंने एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, द पोटेंशियल डिफरेंस हमारे यहाँ पे कितना क्रिएट होगा एक्सिस ऑफ द डिस्क एंड द रिम, यानी कि भाई इसके सेंटर से लेके ठीक है इसके रिम तक, यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा या ईएमएफ जो क्रिएट होगी, क्योंकि जब हमारी ये जो इन्होंने लेंथ दे रखी है एक तरीके से, जो रेडियस की फॉर्मेट में ले रहे हैं, अगर ये हमारी रोड फॉर्मेट में है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है, तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से ठीक है इसके एंड पॉइंट से लेके दोनों एंड पॉइंट के बीच में हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और जिसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं भाई, दैट इज ई इज इक्वल टू 1/2 पी एल स्क्वायर इंटू में ओमेगा पढ़ते हैं। अब हमारे वाले केस में जो हम लोग यहाँ पे लेंथ लेके चलेंगे वो हमारी डिस्क की रेडियस के बराबर होगी। ठीक है, बस हमारे पास ओमेगा है, मैग्नेटिक फील्ड है, और लेंथ ऑफ हमारे पास क्या है भाई, कंडक्टर या रोड है। ठीक है, जो हम लोग थ्योरी फॉर्मेट में समझते हैं। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो इसका एक्सिस ऑफ डिस्क है, यानी कि सेंटर से लेके और इसके रिम के बीच में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डेवलप होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल ली भाई। अब आपको यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू बतानी है कि कितना यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो 1/2 हमारा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको 0.4 दे रखी है, जो लेंथ ऑफ रोड हमारी होगी यहाँ पे कंडक्टर की होगी, वो इसकी रेडियस के बराबर है भाई, दैट इज 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर हम लोग इसको ले लेंगे। तो 0.2 हमारा यहाँ पे आएगा भाई। ठीक है, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आपका बनेगा दैट इज 0.04। और आपको यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है दैट इज 10 पाई। इसको सोल्व आउट कर लीजिए, आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा भाई। तो जब हम लोग यहाँ पे इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास जो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू रहेगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी भाई यहाँ पे एक्सिस और रिम के बीच में, उसकी वैल्यू रहेगी दैट इज 0.5212 वोल्टेज। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारा इसका आंसर रहेगा भाई, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये आपका यहाँ पे कंसेप्ट समझना है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई हमारा क्या रहेगा, ए कॉइल ऑफ एरिया ए एंड नंबर n number is rotating with an angular velocity omega in a uniform magnetic field B about an axis perpendicular to the magnetic field. The magnetic flux and induced EMF across it at an instant when the B is parallel to the plane of coil. तो इन्होंने भाई बेसिकली क्या क्वेश्चन दे रखा है, आपको यहाँ पे एक कॉइल दे रखी है, ठीक है, जहां पे इसका एरिया जो है इन्होंने ए दे रखा है, और इसकी जो एन टर्न है भाई, यानी कि ये एंगुलर वेलोसिटी के साथ में यहाँ पे रोटेट कर रही है भाई। ठीक है, लेट्स से इसकी अगर एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कहाँ से पास आउट कर रही है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स से अगर वो इस तरीके से अगर रोटेट कर रही है भाई, तो जो आपकी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस केस में हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है भाई। ठीक है, एंड टर्न इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक, यानी कि फर्स्ट इंसिडेंट में हमारा यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का है भाई दोनों के बीच में। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ क्वाइल और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है। अब इन्होंने क्या बोला है, द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इट एट एन इंस्टेंट, जब यहाँ पे हमारे जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल हो जाएगी प्लेन ऑफ द क्वाइल के। अगर हमारी प्लेन ऑफ क्वाइल के अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाती है, यानी कि जिस डायरेक्शन में प्लेन है भाई, ठीक है, यानी कि अगर हम लोग इसको अगर स्केल फॉर्मेट में समझिए, हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है भाई कि फर्स्ट इंसिडेंट में इन्होंने क्या दे रखा है कि जो इसका प्लेन है, जो हमारा एरिया ऑफ क्वाइल है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर दे रखे है भाई फर्स्ट सिचुएशन में। सेकंड सिचुएशन में इन्होंने क्या बोला है, अगर ये हमारी क्वाइल है, अगर उसके पैरेलल में हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी,
ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट इंसिडेंट है, यहाँ पे हमारा जो एरिया का जो डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में है भाई। ठीक है। तो सेकंड केस में इन्होंने क्या बोला है कि जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाएगी प्लेन ऑफ कॉइल के, यानी कि इस सिचुएशन में जो आपका डायरेक्शन वेक्टर होगा एरिया ऑफ कॉइल का और मैग्नेटिक फील्ड में जो आपका एंगल है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। ये आपकी बाद की कंडीशन है। और इस सिचुएशन पे आपको बताना है कि फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी कॉइल के केस में। हालांकि मैंने आपको समझाया है किसी यूनिट एरिया का एक्सप्लेनेशन लेके, बट ये आपको बहुत इजीली रहेगा भाई समझने के लिए। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक कॉइल है का एरिया एन है, एन टन वो रोटेट करती है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि इन दोनों के केस में भाई हमारी ये वाली सिचुएशन दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रही है। अब इन्होंने क्या बोला है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको बताना है उस इंस्टेंट पे जब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन ऑफ कॉइल के पैरेलल हो जाएगी। अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है भाई वो रहता है दैट इज बी ए कोस थीटा। अब अगर यहाँ पे इन्होंने एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट दे रखा है तो ये आपके पास आएगा दैट इज बी ए कोस ओमेगा टी। ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। और सेकंड जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का यहाँ पे फॉर्मूला होगा भाई उसकी वैल्यू आपके पास कितनी रहेगी माइनस का एन दैट इज डी फाइव बी अपॉन डी टी। ये आपका यहाँ पे कंसेप्ट रहेगा भाई। ठीक है, अगर आपका एन टर्न है तो एन से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अगले वाले में एन का फैक्टर आ ही जाएगा भाई हमारा। तो ऐसे मेरे पास एन आ गया दैट इज डी अपॉन डी टी। और यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू पुट करेंगे ए कोस ओमेगा टी। ठीक है, इसको सोल्व आउट कर लीजिए। कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस आएगा तो इनकी एन पी ए साइन थीटा और थीटा का आ गया भाई यहाँ पे आपका ओमेगा, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी दैट इज एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब यानी कि जब हमारा प्लेन ऑफ कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो इस केस में जो आपका एंगल है भाई ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री। हम लोगों को पता है भाई जो कोस 90 की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी और जो आपका साइन 90 डिग्री है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जब हमारा प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तो उस सिचुएशन में जो आपका कोस थीटा वाला फैक्टर है फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पे रहेगी उसकी वैल्यू जाएगी भाई दैट इज एन बी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पे क्या है। एक कंडक्टिंग लूप है, एक कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस, रेडियस की वैल्यू उन्होंने दे रखी है भाई दैट इज 10 अपॉन रूट पाई सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 0.5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू जीरो, यानी कि ये हमारी इनिशियल थी और जो इसकी फाइनल हो जाएगी भाई वो 0 टेस्ला ही हो जाएगी। और इस सिचुएशन में जो टाइम की वैल्यू है वो है भाई 0.5 सेकेंड एट ए स्टीडी रेट, यानी कि स्टीडी रेट से भाई वो क्या है डिक्रीज हो रही जीरो तक 0.5 सेकेंड में। तो आपको यहाँ पे बताना है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू इन सर्कुलर लूप एट टी इज इक्वल टू 0.25 सेकेंड। अब देखो भाई अगर स्टीडी रेट से अगर वो डिक्रीज हो रही है यानी कि 0.5 सेकंड में ना यहाँ पे हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वही सेम वैल्यू हमारी 0.25 पे भी रहेगी क्योंकि स्टीडी रेट से हमारी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है। बस आपके पास क्या क्या चीजें हैं उस हिसाब से हम लोग इसकी ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकाल देंगे। इज इक्वल टू आपका क्या होता है माइनस का डी फाइव बी अपॉन डी टी। ये आपका यहाँ पे कंसेप्ट है। अब आपको यहाँ पे क्या है कंडक्टिंग लूप है तो लूप का यहाँ पे अगर आपको रेडियस दे रखी है भाई तो रेडियस से सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे इसका एरिया। तो ये आपका हो जाएगा दैट इज 0.1 रूट पाई मीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे इसका एरिया। तो एरिया ऑफ आपका जो लूप है वो क्या हो जाएगा दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई आपका ये है और आर स्क्वायर करोगे तो 0.1 का स्क्वायर डिवाइड बाय रूट पाई से पाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट। यहाँ पे जो एरिया होगा आपका कंडक्टिंग लूप का वो 0.1 स्क्वायर हो गया भाई। ये आपका फर्स्ट वैल्यू आ गई है। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है इसलिए हम ए को बाहर निकाल लेंगे। ये जो हमारा फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा भाई दैट इज डी फाइव बी अपॉन डी टी। यहाँ पे हमारे पास जो एंगल की वैल्यू है
वो आपके यहाँ पे 0 डिग्री है इनिशियल, तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा भाई। अब डी फाइव बी अपॉन डी टी की वैल्यू आपको दे रखी है भाई, तो डी फाइव बी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, फाइनल है 0, इनिशियल थी 0.5, और इस सिचुएशन में हो रही है, टाइम कितना लग रहा है आपका 0.5 ही लग रहा है भैया। बस डी फाइव बी अपॉन डी टी की वैल्यू है, आपके पास एरिया की वैल्यू है, तो यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी भाई, तो क्या वैल्यू आएगी आपका, एरिया की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻², ठीक है, डी फाइव बी अपॉन डी टी, ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, और इसकी वैल्यू आएगी भाई आपकी 0.5 डिवाइड बाई 0.5, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो 10⁻⁻², ये आपका आंसर आ रहा है भाई वोल्टेज में। बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 10 से मल्टीप्लाई कर लो और 10 से इसको डिवाइड कर लो, तो ये आपका क्या बनेगा भाई, 10 इंटू 10⁻⁻3, इसको लिख लेंगे, दैट इज 10 मिली वोल्ट, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 0.5 स्टेडी रेट से है, तो 0.25 सेकंड के ऊपर भी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी सर्कुलर लूप की, उसकी वैल्यू भी हमारे यहाँ पे क्या है, सेम रहेगी भाई। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा, दैट इज 10 मिली वोल्ट, इसका आंसर है। ठीक है भाई, ये इसका कंसेप्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, ए वायर ऑफ लेंथ की, यानी कि लेंथ ऑफ वायर दे रखी है यहाँ पे 1 मीटर, इज मूविंग विद ए वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर रहा है, इट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है भैया आपको यहाँ पे 2 टेस्ला, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एंड ऑफ वायर। ठीक है भाई, तो बेसिकली आपको यहाँ पे 1 मीटर का वायर ले लो भाई ये रहा, और यहाँ पे जो आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है भाई, वो क्या है, परपेंडिकुलर उसके थ्रू ये बाहर निकल रहा है, ये इसको हम लोग इससे बाहर निकाल लें, इसकी लेंथ हमारी 1 मीटर है, जब हम लोग इसको बाहर निकाल रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड से, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रेजेंट है उसकी वैल्यू है 2 टेस्ला। तो आपको बताना है इन द एंड, ए और बी एंड के बीच में जो हमारे यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, तो यहाँ पे हमारा मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट आएगा, तो यहाँ से जो हमारे पास मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला है भाई, दैट इज बी एल वी साइन थीटा होता है, बट यहाँ पे जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री रहेगा, इसलिए ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 2, लेंथ की वैल्यू है 1, और वेलोसिटी की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 8। तो दोनों एंड के बीच में जो आपकी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ईएमएफ जो इंड्यूस होगी उसकी वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे इसका राइट आंसर। आई होप सो सबको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन देखिए भाई हमारा क्या बनेगा, द इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ए क्वाइल। तो किसी भी क्वाइल के अंदर जो हमारे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, हम लोगों ने पढ़ा है भाई कि कहीं पे भी अगर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अगर कंसेप्ट होगा, तो वहां पे हमारा क्या है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा 3 तरीके से चेंज हो सकता है भाई, दैट इज ए कोस थीटा। ठीक है, अगर हम किसी भी रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, तो फेराडे ने एक्सपेरिमेंट किए थे भाई, कंडक्टिंग कॉइल के पास वो मैग्नेट को आगे पीछे लेके जा रहा था, अगर आप किसी भी रीजन में कंडक्टिंग कॉइल के आसपास, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज कम या ज्यादा करते हो, तो वहां पे उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और वही वहां पे आपको इंड्यूस ईएमएफ या करंट की वैल्यू बनेगी। अगर आप किसी भी सिचुएशन में अगर एरिया ऑफ कंडक्टर चेंज करते हो, यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट आता है भाई वो आता है मोशनल ईएमएफ। और हम अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ऑफ कॉइल या कंडक्टर के बीच में थीटा की वैल्यू अगर चेंज करते हैं, तो ये हमारा जो कंसेप्ट बनता है भाई वो बनता है आपका जनरेटर में। थीटा आपका कंटिन्यूसली अगर चेंज करेगा, तो वहां से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और आपको वहां पे करंट मिलेगा। तो अब इन्होंने ऑप्शन देख लीजिए भाई, अगर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करनी है किसी कॉइल में, तो क्या क्या है, क्या होगा भाई, इन ए कॉइल मूविंग विद कॉइल विद यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और हम लोग वहां पे उसकी स्पीड चेंज कर रहे हैं भाई, तो उस केस में हमारी जो ईएमएफ है वो इंड्यूस यहाँ पे नहीं। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो मूव कर रहा है भैया। ठीक है, अगला देखिए क्या है, मूविंग द कॉइल विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड ए यूनिफॉर्म, यानी कि हमारी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर आपकी यहाँ पे चेंज होगी भाई, तब जाके भाई हमारा क्या है,
वहां पे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, अब हमारा जो क्वाइल है वो उसी के अंदर है भाई। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए क्या है हमारा, रोटेटिंग द क्वाइल इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम लोग क्वाइल को रोटेट करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इस केस में आपका जो थीटा है वो चेंज होगा, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। अगला क्या है, चेंजिंग द एरिया ऑफ क्वाइल इनसाइड ए यूनिफॉर्म। अगर हम लोग क्वाइल का एरिया चेंज करेंगे, तो एरिया चेंज करने से भी भाई आपका यहाँ पे क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे होगा। अगर हम लोग यहाँ पे जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इसको भी अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं, जैसे मैग्नेट को क्वाइल के आगे पीछे मूव कर रहे हैं भाई, तो उस सिचुएशन में भी हमारा क्या है, फ्लक्स चेंज। ऑप्शन नंबर बी और सॉरी ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे राइट आंसर रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो मेरे पास आंसर रहेगा भाई, दैट इज ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी और डी वाली जो स्टेटमेंट है वो इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, फॉर दी प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, ये क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आ गया भाई। तो इन्होंने दे रखा है E इज इक्वल टू दैट इज साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है भाई, वो वैल्यू होती है बी नोट साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। द रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी टू एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। हालांकि भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हम लोग इसका कंसेप्ट पढ़ते हैं, बट वहां पे हम लोग थोड़ा सा, अब क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको समझा देता हूँ भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जैसे जिस भी डायरेक्शन में हमारी वेव मूव कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो वहां पे हमारी प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी एक दूसरे के यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेगी भाई। ठीक है, एक सेम ही फेज में चलेगी भाई वो इस तरीके। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी और जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, यहाँ पे भी जो इन दोनों के बीच में एंगल है वो 90 डिग्री का रहेगा। यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारी वेव जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और हम लोग उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं भाई वहाँ पे। यानी कि जो टोटल एनर्जी हमारी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो हमारी एनर्जी आई है और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो एनर्जी आई है, उन दोनों के सम के बराबर होती है। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है भाई, एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो उसकी वैल्यू जो आती है भाई, यू बी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी। वैसे तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला आता है 1/2 अपसाइलन नॉट ई स्क्वायर, बट एनर्जी डेंसिटी में जब हम लोग एवरेज की वैल्यू निकालते हैं, तो एवरेज में इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी भाई। ये हमारी है एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। और सेम केस में जब हम लोग यू बी की वैल्यू निकालेंगे, उसकी वैल्यू भी भाई हमारी कितनी होगी, 1/2 ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 म्यू नोट। ये हमारा यहाँ पे कंसेप्ट रहता है भाई। और जब हम लोग आगे उसमें पढ़ेंगे भाई, तो ये दोनों ही जो हमारी एनर्जी होती है वो बराबर रहती है भाई। अगर आप इन दोनों का यहाँ पे रेशियो निकालोगे, तो रेशियो हमारा यहाँ पे क्या आएगा भाई, 1 आएगा। ठीक है, एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी डिवाइड बाई एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, दोनों का रेशियो हमारे पास 1 के बराबर रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो दोनों ही बराबर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पे क्या है भाई, ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू जो दे रखी है भाई यहाँ पे कॉइल की, वो 6 ओम है, और 12 वोल्ट की बैटरी से उसको वहां पे कनेक्ट किया हुआ है थ्रू ए स्विच, ड्राइव ए कांस्टेंट करंट इन दी सर्किट। ठीक है, यानी कि इन दोनों से हम लोग करंट निकाल लेंगे, वे कितना आएगा वहां पे, दैट इज V अपॉन R, 2 एम्पियर हमारा करंट उसमें फ्लो कर रहा है। द स्विच इज ओपन इन 1 मिली सेकेंड, टाइम दे रखा आपको 1 मिली सेकेंड का। द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द कॉइल इज, यहाँ पे जब हम लोग स्विच को ओपन करते हैं, ठीक है, टाइम कितना 1 मिली सेकेंड के लिए, तो उस सिचुएशन में हमारा कितना ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस्ड हुआ है, E इज इक्वल टू 20 वोल्ट। तो आपको यहाँ पे इंडक्टेंस ऑफ कॉइल की वैल्यू निकालनी है, की वैल्यू निकालनी है इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, यानी कि आपको यहाँ पे L की वैल्यू कैलकुलेट कर। तो इसको हम सिंपली करेंगे भाई, क्या रहेगा,
तो सेल्फ इंडक्टेंस के केस में हम E इज इक्वल टू पढ़ते हैं माइनस का L डी आई अपॉन डी टी। ये आपका मेनली यहाँ पे कंसेप्ट रहेगा। अब हम लोगों ने इस कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारा यहाँ पे कितना था भाई, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था। जैसे ही हम लोगों ने इसमें ओपन किया, यानी कि जब हम लोगों ने सर्किट में करंट की वैल्यू 0 कर दी, तो आपका फाइनल करंट है ओपन होने के बाद वो 0 है। इनिशियली उसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था। और कितना टाइम लगा इन दोनों के बीच में भाई, इस प्रोसेस में 1 मिली सेकेंड 10⁻³ इस सिचुएशन में, यानी कि जब हम लोगों ने बंद कर दिया, तो जब हमारा करंट डिक्रीज करेगा, तो करंट डिक्रीज होने की वजह से, करंट चेंज होने की वजह से, तो इंडक्शन प्रॉपर्टी की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी, 20 वोल्ट। तो यहाँ से आपको भाई एल की वैल्यू बतानी। एल की वैल्यू आपके पास आएगी दैट इज ई डिवाइड बाई माइनस का डी आई अपॉन डी। तो डी आई अपॉन डी टी निकाल लो यहाँ से, कितना है भाई आपका, कितना होगा, 0 - 2 डिवाइड बाई 10⁻³ इसको लिख लेंगे भाई 2 × 10⁻, एम्पियर पर सेकेंड। इसमें वैल्यू पुट कर दो, 20 डिवाइड बाई माइनस माइनस कट जाएगा, तो 2 × 10⁻, आ गया, इसको काट दीजिए भाई 10 पे, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 10 × 10⁻³ हेनरी। यानी कि यहाँ से जो आपके पास वैल्यू आएगी भाई, वो आ गई है दैट इज 10 मिली हेनरी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज वेरिंग अकॉर्डिंगली। तो आपका यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस इक्वेशन के थ्रू हमारा यहाँ पे चेंज हो रहा है, 4t² प्लस 2t - 5। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज 5 ओम, यहाँ पे इन्होंने आर की वैल्यू दे दी भाई 5 ओम, तो आपको बताना है इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो सिंपली भाई अगर करंट की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला होता है E अपॉन आर। बट अब आपको यहाँ पे सबसे पहले E निकालना पड़ेगा। E कैसे निकालेंगे हम लोग, d∅b अपॉन dt। मैग्नीट्यूड का केस लेके चलेंगे, तो E की वैल्यू क्या आएगी, जो ऊपर वाली आपकी इक्वेशन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आ गया भाई 15t² प्लस 8t प्लस का 2। ये हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई। बट आपको यहाँ पे बतानी है 2 सेकंड के ऊपर। यहाँ पे हम लोग टी की वैल्यू को 2 सेकंड पुट कर लेंगे भाई, कितना आ गया, दैट इज 15, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 8 इंटू में 2 प्लस में, तो आ गया 60 प्लस 16 प्लस, ठीक है भाई। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आ गया भाई, वो आ गया 2 सेकंड पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी हो रही है, दैट इज 78 वोल्ट। तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, दैट इज 78 डिवाइड बाई 5। कैंसल आउट करने के बाद हमारा आंसर आएगा 15.6 एम्पीयर करंट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका यहाँ पे सिंपली सा कंसेप्ट है, यानी कि डिफरेंशिएट फॉर्मेट में आपको यहाँ पे इंड्यूस करंट की वैल्यू कैसे निकालनी है भाई, इस क्वेश्चन से हम लोग ये चीज सीख रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई हमारा इसमें क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड है। तो उन्होंने क्या दे रखा है भाई, एक ट्रांसफॉर्मर है हमारा ऑपरेटिंग एट प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा समझने के लिए करें भाई, जो हम लोगों ने थ्योरी के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक सिचुएशन में हमारा आउटपुट और एक साइड में हमारा इनपुट रहता है भाई, ठीक है। उन्होंने प्राइमरी वोल्टेज जो दे रखी है भाई, यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज की जो उन्होंने वैल्यू है वो दे रखी है, दैट इज V इज इक्वल टू 8 किलो वोल्ट। एंड सेकेंडरी जो आपको यहाँ पे आउटपुट मिल रही है भाई, वो आपको यहाँ पे कितनी आ रही है, दैट इज 160 वोल्ट। तो एट ए लोड ऑफ, इन्होंने पावर इन्होंने कितनी डिफाइन कर रखी भैया, कितनी उस पे लोड पे काम कर रहा है, दैट इज 80 किलोवाट। यानी कि इन्होंने जो पावर यहाँ पे दे रखी है भाई, वो दे रखी है भाई 80,000 वोट। अज्यूम द ट्रांसफॉर्मर टू बी आइडियल, अगर आइडियल है, विद ए प्योरली रेजिस्टिव लोड एंड वर्किंग ऑन यूनिटी पावर फैक्टर। यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब ये है भाई कि जो इसकी एफिशिएंसी है वो 1 के बराबर है। जो जो पावर होता है रेशो, पावर आउटपुट डिवाइड बाई पावर इनपुट, ठीक है। यूनिटी पावर फैक्टर के साथ में अगर ये चीज आ रही है, तो ये हमारी पास यहाँ पे कंडीशन आ रही है भाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो उन्होंने क्या बताया था, लोड इन दी प्राइमरी
एंड द सेकेंडरी सर्किट विल बी। तो भाई आपको यहाँ पे जो इसका प्राइमरी के अंदर जो रजिस्टेंस है उसकी वैल्यू निकालनी है, और आपको भाई आउटपुट वाले सर्किट के अंदर रजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इन दोनों को भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, दो मेथड है हमारे पास। ठीक है, उन दोनों मेथड से हम इन चीज़ों को कवर करेंगे भी। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखिए, जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। अगर उन्होंने आपकी इनपुट पावर और आउटपुट पावर, क्योंकि ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो आइडियल सिचुएशन दे रखा है। आइडियल का मतलब हमारा इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर है। तो वी आई इज इक्वल टू वी नोट और आई नोट हम बराबर ले लेंगे भैया। और ये जो पावर है उन्होंने दे रखी है भाई 80,000 वोट की। ठीक है, तो यहां से हम आई निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा, 80,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे वी आई से सेपरेटली। 8,000 से डिवाइड कर दो भाई, यहां से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 10 एम्पियर। और सेम आउटपुट में अगर हम आई नोट की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आएगा भाई, 80,000 को हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे वी नोट से। 160 दे रखा है भाई, एक जीरो से एक जीरो अगर हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको काट दीजिए भाई आप 16 पे, 500 हो जाएगा। यहाँ से हमारा करंट कितना आ रहा है, 500 एम्पियर। अब आपके पास वी आई भी है आई आई भी है, तो आप यहाँ से रजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इनपुट यानी कि प्राइमरी कॉइल का जो रजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी भाई, दैट इज वी आई डिवाइड बाई आई आई। तो ये आपका कितना है भाई, वी आई की वैल्यू आपको दे रखी है 8,000 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ से 800 ओम रजिस्टेंस होगा भाई। और आर नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आपकी, 160 को हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 500 एम्पियर से। तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ गया, दैट इज 0.3। तो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट कंसेप्ट है भाई। ठीक है, सेकंड क्या है भाई आपका यहाँ पे, आपको यहाँ पे पावर दे रखी है। ठीक है, पावर दे रखी है आपको, दैट इज 80,000 वोट या 80 किलो वोट। वी नोट वी आई की वैल्यू है आपके पास, वी आई की वैल्यू है भाई दैट इज 8,000 वोल्ट। और वी आउटपुट की जो इन्होंने वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है दैट इज 160 वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे पावर का फॉर्मूला है भाई, दैट इज पी इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर। डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके भी हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल में रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर आई इज इक्वल टू क्या होगा भाई आपका यहाँ पे, एट उसका क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू दैट इज वी स्केयर अपॉन पी। तो हमारा कितना है भाई यहाँ पे 8,000 और 8,000, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 80,000 से। 3 जीरो से 3 जीरो हमारी यहाँ कैंसिल आउट होगी, एक जीरो से हमारी एक जीरो कैंसिल आउट। तो यहाँ से आपका कितना आ गया भाई, दैट इज 800 ओम। और उसी तरीके से हमारे पास जो सेकेंडरी कॉइल की आएगी उसकी वैल्यू को हम लोग लिख लेंगे 160 डिवाइड बाई आपका 80। इसको भी सोल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ से, दैट इज 0.32 ओम। यहाँ पे भी ओम आएगा भाई, हमारा गलती से लिख गया मैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है भाई इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो मेरे पास आंसर रहेगा भाई, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पे क्या बनेगा भाई। एक एरोप्लेन है विद इट्स विंग स्प्रेड 10 सेंटीमीटर। एरोप्लेन की विंग की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है भाई 10, यानी कि कंडक्टर की जो लेंथ है वो 10 मीटर है। इज फ्लाइंग एट ए स्पीड ऑफ, स्पीड दे रखी है यानी कि वेलोसिटी दे रखी है भाई, दैट इज 180 किलोमीटर पर आवर। इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया भाई आपके पास, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। द टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ फील्ड एट दैट पार्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई वहां पे, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और वहां पे जो एंगल ऑफ डिप की वैल्यू दे रखी है भाई, थीटा लिख लीजिए डेल्टा लिख लीजिए, उसकी वैल्यू दे रखी है भाई 60 डिग्री। तो आपको बताना है ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द टिप ऑफ द प्लेन ऑफ द विंग। तो भाई ये हमारा मोशनल ईएमएफ का ही कंसेप्ट है। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर 10 मीटर है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है और एंगल दे रखा है भाई। यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ई एल वी साइन थीटा होता है भाई। किसी सिचुएशन में अगर एंगल हमारा 90 डिग्री है
तो BLV हो जाएगा। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है भाई, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व आउट कर लेंगे। तो 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, भाई थोड़ा सा ये गर्म हो गया। 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, लेंथ ऑफ कंडक्टर है 10, वेलोसिटी की वैल्यू आपको दे रखी 50, और साइन 60 की वैल्यू होती है भाई दैट इज √/2। अभी हमारा सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको सोल्व आउट करके जो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा भाई, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 25, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है भाई आपको। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा दैट इज 108.25 मिली वोल्ट, इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से, क्या है? टाइम टेकन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी टू रीच 25% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन ए सोलेनॉइड ऑफ रेजिस्टेंस आर इंडक्टेंस एल इज कनेक्टेड टू बैटरी इज। आपको बताना है भाई कि वो कितना, मतलब उस टाइम की वैल्यू आपको निकालनी है जब किसी सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी है उसकी मैक्सिमम एनर्जी का 25% हो जाए। तो ये आपका कंसेप्ट है। तो किसी सोलेनोइड में या किसी इंडक्टर में जो हमारी एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला होता है दैट इज 1/2 Li²। मैक्सिमम अगर आपकी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी भाई? अगर लेट्स से उसमें करंट अगर हमारा मैक्सिमम एल ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका Li0²। ये आपकी कंडीशन। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करेंगे। अगर आपकी जो ये मैग्नेटिक एनर्जी है ये आपकी मैक्सिमम का 25 यानी कि 25% ऑफ U0 हो जाएगा, यानी कि 1/4 की मल्टीप्लाई और कर दीजिए 1/2 Li0² से। तो यहाँ से हम लोग उस करंट की वैल्यू निकाल लेंगे भाई 25% पे होने वाली। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 1/2 Li²। ये आपका किसके बराबर हो गया है? दैट इज 1/8 Li0 का। एल से एल आपका कैंसल आउट हो गया, तो ये 1/4 पे होगा भाई यहाँ पे, यानी कि आई की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? I0² डिवाइड बाई, तो 4 से काटेंगे भाई 4 आएगा, सॉरी यहाँ पे काटने के बाद ये 4 आ गया, फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका रूट कर देंगे भाई। तो यानी कि I0/√2, सॉरी √2 नहीं, सॉरी 2 ही आएगा भाई, 2 का स्क्वायर है नीचे, यानी कि 4 दे रखा है। तो भी चलो कर दो कैंसिल आउट, इसको 4 लिख लो यहाँ पे। तो ये हमारे पास सिचुएशन आ गई भाई, यानी कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे हमारा जो करंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी भाई? I मैक्सिमम करंट का डिवाइड बाई 2, हाफ के बराबर होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या है भाई, LR सर्किट को लेके चलेंगे जो इन्होंने दे रखा है, ठीक है? तो LR सर्किट में जो करंट ग्रोथ की वैल्यू है उसकी वैल्यू लेके चलेंगे। LR सर्किट के अंदर जो करंट ग्रोथ का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है की वैल्यू होती है I=I0, और ये वैल्यू रहेगी भाई आपकी 1 माइनस का ई माइनस का टी अपॉन टाउ रहेगा भाई यहाँ पे। तो बेसिकली जो ये टाउ है भाई हमारा यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट की वैल्यू है भाई ये, टाइम कांस्टेंट की, जिसमें हमारे पास जो इसकी वैल्यू होती है भाई वो रहेगी दैट इज L/R के बराबर। ठीक है? ठीक है, टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट। तो यहाँ पे अब हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है भाई, उस टाइम की वैल्यू निकालने की, छोटे वाले टी की वैल्यू बतानी है जब हमारी ये ऊपर वाली सिचुएशन हुई। तो आई की जगह पुट करेंगे I0/2। I0 इसको अंदर ही खोल लेते हैं भाई, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास I0 e⁻ टी अपॉन टाउ। ठीक है? तो इस साइड ले आओ भाई इसको। तो ये क्या है? I0 से चलो I0 कैंसिल आउट कर लो, तो ब्रैकेट में ले लो ऐसे 1 माइनस की। तो I0 से I0 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा है भाई? दैट इज टी अपॉन टाउ इज इक्वल टू 1 - 1/2। ये आपके पास ये 1/2 की वैल्यू बच गई भाई। ठीक है, ये कंडीशन हुई है। अब हमें इसको यहाँ पे क्या है, सोल्व आउट करना है। तो सबसे पहले हम e की पावर को यहाँ पे प्लस में करते हैं, तो टी अपॉन टाउ ये आपका 2 के बराबर हो जाएगा। दोनों तरफ लोग ले लीजिए, तो टी अपॉन टाउ इज इक्वल टू log 2 के बराबर आ गया भाई नेचुरल लॉग में।
ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे उस टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, टाउ लोग, और टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होती है भाई, एल अपॉन आर। तो ये हमारा यहाँ पे इसका आंसर रहेगा भाई। ठीक है, यानी कि इस टाइम के ऊपर इसमें हमारा जो करंट है, जो एनर्जी है, वो मैक्सिमम एनर्जी की 25% पे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा हमारा। एक इंडक्टर है भाई हमारा, इंडक्टर क्वाइल स्टोर एनर्जी कितनी देर की है भाई, यहाँ पे दैट इज 64 जूल ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी एंड डिसिपेट एनर्जी एट ए रेट ऑफ, डिसिपेट एनर्जी इन्होंने जो दे रखी है भाई, वो दे रखी है भाई यहाँ पे, यानी कि पावर डिसिपेट एनर्जी एट ए रेट, यानी कि एनर्जी जो लॉस हो रही है पर यूनिट टाइम, पावर की वैल्यू दे रखी है दैट इज 640 वोल्ट व्हेन ए करंट ऑफ, कितना पास कर रहा है भाई यहाँ पे करंट, 8 एम्पियर इज पास थ्रू इट। इफ द coil is joined across an ideal battery, find the time constant, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है, द सर्किट इन सेकंड। जब टाइम की वैल्यू 1 सेकंड है, उस सिचुएशन पे आपको बताना है भाई यहाँ पे टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी भाई एल सर्किट में होती है एल अपॉन आर। तो आपको एल निकालना है और आपको भाई आर निकालना है। अब आपके पास दो चीज दे रखी है। अब सबसे पहले जो एनर्जी स्टोर करके इसका फॉर्मूला होता है दैट इज 1/2 एल आई स्क्वायर। यहाँ से सबसे पहले आप एल निकाल लो, क्या हो जाएगा दैट इज 2u अपॉन आई स्क्वायर। तो 2 में 4 डिवाइड बाई आई का स्क्वायर हो जाएगा 6, कैंसल आउट। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई है 2 हेनरी। अब हम लोग क्या अभी पावर डिसिपेशन, पावर का फॉर्मूले का यूज करके यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे। अब P इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या रहेगा भाई, अगर हमारा आई करंट फ्लो कर रहा है तो P इज इक्वल टू आई, के लिए हमारा फॉर्मूला रहता है। यहाँ से आपके पास R की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज P अपॉन आई स्क्वायर। तो P आपका है 640 और ये आपका क्या हो जाएगा भाई 60, तो कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहाँ से आपका जो रजिस्टेंस होगा भाई उस कॉइल में, उसकी वैल्यू कितनी है 10 ओम। तो यहाँ से आपके पास जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है दैट इज एल अपॉन आर, 2/10, 0.2 यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और ये जो एल अपॉन आर है टाइम कांस्टेंट की वैल्यू इसकी कितनी आ गई भाई, दैट इज 0.2, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर कॉइल मेड बाय ए मेटल प्लेन। यानी कि अब देखिए जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के अगर परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों के बीच में जो आपका एंगल है भाई, प्लेन के अगर परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड उनके बीच में आपका एंगल कितना है यहाँ पे 0 डिग्री। ठीक है, ये सिचुएशन है। द वायर हैज ए डायमीटर, डायमीटर दे रखा है अभी इन्होंने, एयर लूप मेड ऑफ ए मेटल वायर। ठीक है, सर्कुलर फॉर्मेट में होगा। तो उसका इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे उसकी रेडियस की वैल्यू निकाल लेंगे भाई उस वायर की, कितना जो भी मोटा इन्होंने दे रखा है इस फॉर्मेट में। तो यहाँ से जो इसकी रेडियस की वैल्यू है भाई वो कितनी आ जाएगी आपके पास 2 mm, यानी कि 2 × 10⁻³ उस वायर की क्या आ गई है, डायमीटर आ गया है। एंड द टोटल लेंथ, लेंथ की वैल्यू जो इन्होंने दे रखी है भाई वो दे रखी है दैट इज 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब है 0.3 मीटर, इन्होंने इसकी लेंथ दे रखी है। द मैग्नेटिक फील्ड चेंज विद टाइम एट ए रेट, तो dB अपॉन dt की जो उन्होंने वैल्यू दे रखी है भाई, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज हो रही है 0.032 टेस्ला पर सेकेंड। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, रसिस्टिविटी ऑफ वायर भी दे दिया भाई इन्होंने। तो 1.23 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो अब आपको यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू निकालनी है भाई। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मेरे पास होती है दैट इज d phi b अपॉन dt। और यहाँ से जब हम लोग इस कॉइल के अंदर
करंट की वैल्यू निकालेंगे वो आएगा भाई दैट इज ई अपॉन आर। ठीक है, अब देखो ई को अलग समझते हैं और आर को अलग समझते हैं। अब आर निकालने के लिए उन्होंने जो डायमीटर दे रखा है, लेंथ दे रखी है, और आपको भाई यहाँ पे क्या है, रेसिस्टिविटी दे रखी है। तो आर निकालने की तो के लिए तो आपका फॉर्मूला बनेगा दैट इज रो एल अपॉन, इसको आप अलग से भी लिख सकते हो भाई। और जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकलेगा, यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है, तो अगर एरिया आपका सेम है तो डी अपॉन डी आपका यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, ए डी बी अपॉन डी। अब आप सेपरेटली ई की वैल्यू निकाल लीजिए, और भाई आप यहाँ पे इसकी वैल्यू, इसको सोल्व आउट करेंगे तब जाके हमारा क्या है, उसमें हमारा लूप के अंदर करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो आई इज इक्वल टू ए हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया भाई ए स्केयर डिवाइड बाई रेसिस्टिविटी इंटू में लेंथ एंड डी पी अपॉन डी टी की वैल्यू को पुट करेंगे और सोल्व करेंगे भाई। अब पाई आर स्केयर, पाई है आपका यहाँ पे, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3.14 इंटू में पाई की जो आप सॉरी लेंथ की वैल्यू दे रखी है, ये आ जाएगी आपके पास 4 इंटू में 10 की पावर माइनस का 6। डी बी अपॉन डी टी की वैल्यू दे रखी है भाई आपको यहाँ पे 32 इंटू में 10 की पावर माइनस का 3 डिवाइड बाई रेसिस्टिविटी की जो वैल्यू दे रखी है, रेसिस्टिविटी की वैल्यू है भाई यहाँ पे दैट इज 1.23 इंटू में 10 की पावर माइनस का 8, और जो लेंथ दे रखी है भाई वो आपको दे रखी है 0.3। अब आपको इसको मैथमेटिकली सोल्व करना है भाई, ठीक है, पावर सोल्व करनी है, और इसको सोल्व करने के बाद फिर भाई आपको यहाँ पे इसका आंसर निकालना है। और जब हम लोग इसका आंसर सोल्व आउट करेंगे, तो सोल्व करने के बाद जो इसका आंसर निकल रहा है भाई, उसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे दैट इज 0.61 एम। ठीक है, कैलकुलेशन कर रहा हूँ भाई मैं, ठीक है, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। आई इज इक्वल टू देखिए 10 की पावर -6 है, 10 की पावर -9 है, और नीचे अभी 10 की पावर -8, यानी कि ऊपर आपका क्या बचेगा, 10 की पावर माइनस का 1 ही बचेगा। और ऊपर आपका क्या बचेगा भाई, क्या गया ऊपर 3.18 इंटू में 4 इंटू में 32, और नीचे आ गया भाई दैट इज 1.23 इंटू में 0.3 इंटू में 10 की पावर माइनस का। तो सोल्व आउट करके हमारा ये आंसर, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है भाई, आई थिंक ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन में देखिए भाई हमारा क्या है, द सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ ऑफ ए कॉइल इज, एल की वैल्यू आपको जो दे रखी है भाई वो दे रखी है दैट इज, सॉरी, ईएमएफ की वैल्यू दे रखी है, यानी कि ई की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ 25 वोल्ट व्हेन द करंट इन इट इज चेंज्ड एट ए यूनिफॉर्म रेट। तो करंट हमारा चेंज हो रहा है भाई 10 एम्पियर से 25 एम्पियर, और वो टाइम कितना ले रहा है भाई यहाँ पे 1 सेकेंड। ये डी टी की वैल्यू है, और डी आई की वैल्यू यहाँ से आ गई भाई 25 माइनस का 10, ये आ गया आपके पास 15 एम्पियर। द चेंज इन द एनर्जी ऑफ द इंडक्टेंस, तो आपको यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू बतानी है भाई कितनी, ठीक है, एनर्जी की वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो इंडक्टेंस के थ्रू स्टोर होती है दैट इज 1/2 एल आई स्क्वायर होता है। अब आपके पास इनिशियल करंट है, वो है आपका 10 एम्पियर, फाइनल करंट कितना दे रखा है भाई आपको 25 एम्पियर, और बस आपको क्या चाहिए भाई यहाँ पे एल चाहिए। तो एल कैसे निकालोगे, एल निकालोगे इस फॉर्मूले का यूज करके, इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी, यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लीजिए भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड अपॉन डी आई अपॉन डी टी। तो डी आई अपॉन डी टी, डी टी की वैल्यू आपको 1 सेकेंड है, और डी आई की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी दे रखी है भाई, ये दे रखी है। इन दोनों का यूज करके हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे डी आई अपॉन डी टी, तो वो आ गया भाई आपका दैट इज 15 एम्पियर पर सेकंड, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है 25 डिवाइड बाई 15, तो ये आ गया भाई आपका 5/3 हेनरी, ठीक है। अब हम निकालेंगे चेंज इन एनर्जी, तो डेल्टा यू की वैल्यू हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, उसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, इनिशियल माइनस का फाइनल, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए भाई आपकी, ठीक है। तो क्या आएगा, तो 1/2 एल आपका सेम है ही 5/3। अब लिखो यहाँ पे
एल आई का स्क्वायर माइनस का एल एफ का स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड में ही लेके चल रहा हूँ, भी चीजें मैंने स्किप कर दी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस आता, फिर इसमें भी देखो हमारा फाइनल 25 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर लो, 5/6। आई हमारा कितना है 100, और माइनस कितना करना है अभी आपको यहाँ पे 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज 625। ठीक है, तो डेल्टा यू की जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी भाई 525 इंटू में 5 डिवाइड बाई 6। तो जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा दैट इज 437.5 जूल। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, चेंज इन एनर्जी रहेगी भाई यहाँ पे ऑफ इंडक्टेंस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस चैप्टर का लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या आ गया। क्वेश्चन दे रखा है, एट द सेंटर ऑफ ए फिक्स्ड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, ये दे दी भाई यहाँ पे, ए मच स्मॉलर सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस, छोटे वाले आर जो इसके सेंटर पे है भाई, तो इस छोटे वाले आर की रेडियस दे रखी, छोटे वाला आर, द टू कॉइल आर कॉन्सेंट्रिक एंड आर इन सेम प्लेन, द लार्ज कॉइल कैरीज ए करंट आई, द स्मॉलर कॉइल इज सेट टू रोटेट विद ए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस अलोंग देयर कॉमन डायमीटर। तो आपको यहाँ पे भाई ईएमएफ इंड्यूस्ड की वैल्यू निकालनी है स्मॉलर कॉइल में आफ्टर टाइम टी ऑफ इट स्टार्ट ऑफ रोटेशन। तो भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने का मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, दैट इज डी बाई बी अपॉन डी टी। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कंसेप्ट है। अब आपको यहाँ पे इसकी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपके पास आंसर रहेगा, फिर इसको क्या लिख सकते हैं भाई, फाई की जो हमारे पास वैल्यू होती है, फाई रहता है मेरा पास यहाँ पे दैट इज बी ए कोस थीटा, और यहाँ पे अगर एंगुलर वेलोसिटी के हिसाब से घूम रही तो ये वैल्यू आएगी ए कोस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा अभी 100। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका एरिया है छोटे वाली कॉइल का वो कितना है भाई, चलो इसको लास्ट में पुट कर लेंगे। इसमें वैल्यू पुट करिए, क्या आएगा, मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो बी ए कोस ओमेगा टी डिवाइड बाई टी। तो कोस थीटा डेरिवेटिव माइनस में आएगा, इसलिए यहाँ से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, बी ए साइन ओमेगा टी, और थीटा क्या आ गया भाई ओमेगा। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है भाई, वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे वैल्यू निकालनी ड्यू टू बड़े वाले कॉइल की वजह से। तो बड़े वाले कॉइल की वजह से क्या आएगा आंसर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये बड़े वाली कॉइल की वजह से। एरिया किसका लेंगे, छोटे वाली कॉइल का, वो आएगा पाई आर स्क्वायर, और ये आ गया आपका ओमेगा इंटू में साइन। ये आपका मेनली कंसेप्ट रहेगा भाई यहाँ पे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेंटर पे छोटे वाली कॉइल पे कितनी होगी, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर ओमेगा पाई आर स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा भाई यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा भाई। यहाँ पे छोटे वाले क्वाइल की इसमें निकालनी है, तो उस छोटे वाले क्वाइल में सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बड़े वाली क्वाइल की वजह से होगी, इसलिए बी की जगह म्यू नॉट आई अपॉन बड़े वाला आर पुट किया अभी मैंने। एरिया किसका लेंगे, जिसकी क्वाइल की वजह से निकाल रहे हैं, पाई आर के छोटे वाला आर लेंगे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देखिए भाई हमारा क्या आ गया, इन ए क्वाइल ऑफ रेजिस्टेंस, क्वाइल का जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपकी 100 ओम। A current is induced by changing magnetic flux through it as shown in figure। यहाँ पे अभी करंट और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है, आपको बताना है द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू बतानी है भाई आपको यहाँ। तो E इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, दैट इज डी फाई अपॉन, लास्ट क्वेश्चन आ गया भाई, थोड़ा सा हीटअप कर गया है लैपटॉप, डी फाई बी अपॉन डी टी। तो यहाँ से अगर आप चेंज इन डी फाई की वैल्यू निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी भाई, दैट इज ई 80। अब हमारे पास जो ई होता है भाई v इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से क्या रहेगा, यानी कि आई इंटू में डी टी आता है भाई यहाँ से। ठीक है, तो सिंपली हमारा ये कंसेप्ट आएगा, ई की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो ई की वैल्यू क्या आएगी, आई इंटू में टी इंटू में डी टी।
यानी कि टोटल अगर आपको फाई की वैल्यू बतानी है तो इसको इंटीग्रेट करके आई हमारा यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे, आई इंटू में टी इंटू में डी टी। यानी कि कुल मिला के सिंपल सा मुद्दा ये है भाई, अगर आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स निकालना है तो आपको यहाँ पे आई डी टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और आई डी टी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे भाई, यहाँ पे आई डी टी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, फ्लक्स की वैल्यू है, सॉरी ई इज इक्वल टू आई टी नहीं भाई, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, सॉरी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पढ़ते हैं ना, वी इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास ये आई आर आएगा, सॉरी। तो इस फाई की जगह ये पॉइंट, ओके ओके, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करिए भाई, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू पुट करिए आर आई इंटू में डी टी, ये आ गया भाई, क्योंकि ये हमारा आई है और ये आपका यहाँ पे टाइम है। इसका अगर आप एरिया निकाल दोगे तो आपके पास आई डी टी की वैल्यू निकल जाएगी और रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई, आई इंटू में आई डी टी की जगह क्या लिखूंगा भाई यहाँ पे, दैट इज एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे भाई, करंट वर्सेज टाइम ग्राफ। ये आपका यहाँ पे कंसेप्ट रहेगा। यानी कि अगर आपको चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस तो दे ही रखा है, एरिया निकालो भाई पहले इसका। एरिया जो हमारा होता है ट्रायंगल का वो क्या होगा, 1/2, बेस हमारा कितना है 0.5, और यहाँ पे बेस इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू आपके पास है 10, तो लिख दीजिए 5 से मल्टीप्लाई, तो एरिया आ गया आपका यहाँ पे दैट इज 2.5। ठीक है, इसकी वैल्यू को पुट कर दो और सोल्व आउट कर दीजिए भाई। तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है भाई आपके पास 100 ओम, 100 की मल्टीप्लाई आप कर दीजिए भाई यहाँ से 2.5। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका आंसर निकलेगा वो कितना आ गया भाई, दैट इज 250 वेबर आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये भाई हमारे क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से किए। इसके प्रैक्टिस के साथ मैं एक पीडीएफ और डाल दूंगा, तो आपको खुद एज ए होमवर्क ट्राई करना है, और जो भी डाउट होंगे वो हम लोग ग्रुप में या मुझे आप पर्सनली सेंड कर सकते हो भाई। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।